पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और बारिश है जो है फाइनली ये बारिश है तो थोड़ा सा बताइए ये बारिश में क्या कुछ देखने मिलेगा, किस तरह का गाना है, क्या शेयर करना चाहेंगे गाने के बारे में? So the artist who has sung beautifully and also acted in the video along with me, Ankita, she will tell you, वो आपसे खुद बयां करेंगी इस बारे में। अंकिता जी क्या कहना चाहेंगे गाने के बारे में, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और गाने के बारे में थोड़ा अगर ऑडियंस को बताया? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आई एम वेरी थैंकफुल टू अभिषेक रे सर, जिनकी वजह से मुझे बारिश में भीग भीग के इस गाने को परफॉर्म करने का अवसर मिला। और जैसा कि आप जानते हैं टाइटल सेज ये बारिश है, तो ये बारिश का एक बहुत ही खूबसूरत गाना है और हमने इसे प्योर बिल्कुल एक बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट, जैसा कि सर ने बताया कि सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व में इसे हमने शूट किया है और प्योर बारिश का सॉन्ग है। मुझे याद है कि जब हम इसे शूट कर रहे थे तो मैं कोई भी वक्त ऐसा नहीं था जब मेरे कपड़े भीगे हुए नहीं थे, मेरे बाल भीगे हुए नहीं थे। पूरे हर वक्त मैं एक ड्रेस चेंज करती थी, हम शूट करके आते थे वापस पूरी भीगी हुई फिर चेंज करती थी और जैसे ही मैं बाहर अपने रूम से बाहर निकलती थी हम वापस मैं पूरा भीग जाती थी और भीगे हुए ही लम्हों में और उसमें ये पूरा गीत शूट हुआ है। और आप इसे देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि घर के बाहर जैसे बारिश का माहौल है, आप ऐसे खुद सराबोर हो जाएंगे इस गाने को देख के। आपको लगेगा कि आप किसी बारिश की जगह पर आप खुद उस जगह पर पहुंच गए हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था जो मुझे मिला सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व में इस गाने को शूट करते हुए। और इस गाने को गाया भी मैंने और सर ने, हम दोनों ने मिलकर है। तो एक बहुत ही यूनिक सॉन्ग है ये। इसमें आप अगर सुनेंगे तो इसका रिदम सेक्शन बहुत ही यूनिक सर ने इसको बनाया है, जिसके बारे में सर खुद थोड़ा बता पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बचपन से मुझे एक बारिश का गाना बहुत ज़्यादा पसंद था, वो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। उस गाने का नाम है रिमझिम गिरे सावन। तो रिमझिम गिरे सावन का जो लता जी वाला वर्जन है, खासकर मुझे वो इसलिए पसंद है क्योंकि जिस तरह से वो गाना मंजिल फिल्म में शूट हुआ है, जिसमें बच्चन साहब और मौसमी एकदम बारिश में भीगते हुए अनायास बात करते हुए बारिश का मज़ा लेते हुए वो गाना शूट हुआ है उन दिनों। आज तक अगर आप वो गाना देखेंगे उसमें कोई आर्टिफिशियल रेन मशीन नहीं है, उसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। जुहू बीच आपके मरीन लाइंस में वो लहरें आ रही हैं और वो भीग रही हैं और बारिश हो रही है और पूरा गाना वैसे शूट हुआ है। तो तब से मेरा मन था कि कोई ऐसा दिन आएगा कि ऐसा कोई गाना बनाऊंगा मैं जिसमें वाकई बारिश में भीग भीग के कोई आर्टिफिशियल रेन मशीन ये सब तामझाम ना हो, बादल हो, वाटरफॉल्स हो, बारिश हो। और वो एक मन में था, वो एज अ फिल्म मेकर, एज अ कंपोज़र हमेशा से वो बात मेरे मन में थी कि ऐसा कोई गाना मैं शूट करूँगा यूं ही जैसे मंजिल फिल्म में वो रिमझिम गिरे सावन गाना था। तो मेरा एक कॉम्पोजिशन था ये बारिश है, जो ख़ास बारिशों का गाना था। और हम देखते आ रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से बारिश का गाना मतलब hot women wearing hot pants and a very artificial kind of rain experience. The natural rain experience had gone, so we have tried to bring that back with this song. And आशा करता हूँ कि जो ये पहाड़ी बारिश है, माउंटेन रेन, आपको बैकग्राउंड में स्मोक मशीन वाला धुंध नहीं है, एक्चुअल बादल है। तो वाइट आउट दैट इज हैपनिंग इन दिस सॉन्ग इज एक्चुअली क्लाउड्स पासिंग बाय। जैसे हिमालयन वाटरफॉल जिसके बीच में बैठ के ये गा रही है और वो पीछे वो फ्लोइंग वाटर है। तो कोरोना का माहौल है, वैसे ही लोग घर में बंद हैं। तो मेरा ये मन है कि और ये आशा करता हूँ कि इस तरह की जो ताजगी है इस गाने में वो लोगों तक पहुँचे और लोग कुदरत से जुड़े, बारिश से जुड़े। और अंकिता के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सबसे ख़ास बात यह है कि अंकिता की जो आवाज़ है, मैंने 4 जनरेशन के सिंगर के साथ काम किया है। I was introduced to the industry by गुलजार साहब। तो आशा भोसले जी के साथ मैंने गाने रिकॉर्ड किए हैं। सो फ्रॉम गुलजार साहब, आशा भोसले टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण, हरिहरन साहब, अलका याग्निक जी, to the next generation of singers which is Shreya. Shreya sang a lot of my songs, Sunidhi, Sonu Nigam, Shan, and the next generation of singers like प्रतिभा बघेल, भूमि त्रिवेदी, अंकिता। तो ये 4 जनरेशन के सिंगर्स के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य रहा है। तो ओरिजिनल वॉइस की कुछ खासियत होती है कि ओरिजिनल वॉइस किसी और आवाज़ की तरह नहीं होती।
तो प्लेबैक के लिए मैं ये मानता हूँ कि सबसे ज़रूरी होता है कि कोई भी प्लेबैक वॉइस अगर दूर तक जाए उसमें एक अपनी बात होनी चाहिए, उसकी अपनी एक खासियत होनी चाहिए। मैं इसकी तरह गाती हूँ, मैं उसकी तरह गाती हूँ, वो आवाज़ें वर्जन आवाज़ें हैं या कवर वॉइसेस हैं। तो प्लेबैक वॉइस की एक अपनी अंदरूनी क्वालिटी होती है, वो मुझे अंकिता की आवाज़ में शुरू से ही लगता है। और बहुत मीठी आवाज़ है, बहुत अनायास गाती है, पानी की तरह गाती है, इसलिए ये बारिशों में उनकी आवाज़ बहती हुई नज़र आती है। एक और ख़ास बात बोलना यहाँ पे लाजमी है कि इनसे मेरी मुलाकात कैसे हुई। तो मैं हमेशा से ही, क्योंकि गुलजार साहब ने मुझे लॉन्च किया था और उनके साथ मेरे बहुत सारे गाने हैं, तो एस डी बर्मन, गुलजार, सलील चौधरी, मदन मोहन, राहुल देव बर्मन, ये आइकन्स हैं जिनका मैं बंगाली कंपोज़र हूँ, तो ये ऐसे आइकन्स हैं जिनके मेलोडी सुन सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ। तो एक बार दिल्ली में मुझे याद है टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेरे उन दिनों मेरी फिल्म हासिल आई थी और गुलजार साहब के साथ उदास पानी एक एल्बम रिलीज़ हुआ था। अगला एल्बम कगार पे था रात चांदौर में। तो उस दौरान एक शख्स ने टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफिस में फ़ोन करके, मेरा जब इंटरव्यू छपा, उनसे मेरा नंबर लेके वो मेरे साथ कनेक्टेड हुए और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहा कि मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा। तो मेरा नाम है राहुल देव बर्मन। तो मैं बहुत ज़्यादा अचंभित था इस बात को सुन के कि आर डी बर्मन कैसे मुझे फ़ोन कर रहे हैं। तो हुआ ये कि वो जो राहुल देव बर्मन थे वो महान संगीतकार आर डी बर्मन के फर्स्ट कज़िन थे और उनका नाम भी राहुल है, राहुल देव बर्मन है। सो इज़ फ्रॉम द देव बर्मन फैमिली। एंड उन दिनों से लगातार वो मेरे काम जो है वो ट्रैक करते आ रहे हैं। मेरी तमाम फिल्में लाइक पान सिंह तोमर, साहिब बीबी और गैंगस्टर, शागिर्द, हासिल, आई एम कलाम, वेलकम बैक, तो हर एक फिल्म में जो मेरे गाने आते हैं, जो बैकग्राउंड स्कोर्स होते हैं, वो हर एक चीज़ को सुनते हैं, परखते हैं और मुझे फ़ोन करके बोलते हैं, हाँ मुझे आप में मेरा भाई नज़र आता है, आप इस गाने को ऐसे क्यों नहीं किया आपने, आप उसको इसका अंतरे को ऐसे कर सकते थे, बैकग्राउंड स्कोर में आपने ये इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं यूज़ किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो बहुत बारीकी से मेरे म्यूज़िक को फॉलो करते हैं और उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे पास एक आवाज़ है जो बहुत खूबसूरत आवाज़ है, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उनको एक बार सुनिए, उनका नाम है अंकिता। सो दैट्स हाउ आई मेट अंकिता, थ्रू दैट कॉन्टैक्ट राहुल देव बर्मन। और जैसे आपने रीमेक की बात की, इस रीमेक के दौर में आपको लगता है कि ओरिजिनल गाना बनाना एक चैलेंज है कि ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? अंकिता जी आपसे भी सवाल जानना चाहूँगा। बताएं। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा ओरिजिनलिटी में विश्वास रखती हूँ। मुझे रीमेक का ज़माना कभी से पसंद नहीं रहा। और जैसा कि सर ने बोला कि मैं पुराने गीतों में इंटरेस्ट रखती हूँ, अनायास गाती हूँ और इसीलिए मुझे कभी भी मेरा रुझान रीमेक गानों की तरफ कभी रहा ही नहीं। वैसे मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स करती हूँ, लता जी को, आशा जी को गाती हूँ, लेकिन वो दौर ही अलग था जब पंचम दा, सलिल दा, एस डी बर्मन जी के जो गीत आते थे, वो दौर अलग था। और अगर मैं उनके गानों का कवर करती हूँ या उनके गानों को गाती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत मैं आई फील वेरी प्रिविलेज्ड कि मैं उन गीतों को उस तरह से कोशिश कर सकती हूँ गाने की। बट आई हैव नेवर बिलीव्ड इन रीमेकिंग द सॉन्ग, जो आजकल रिप्राइज वर्जन्स और बोलते हैं कि हम उसको कवर करके उसको शूट करेंगे, उसको ऐसे बनाएंगे। मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी ऐसा किया हो और मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ। वेरी प्रिविलेज्ड, वेरी लकी दैट आई गॉट टू मीट अभिषेक सर, जिनके कारण मुझे ओरिजिनल गाने गाने का मौका मिला। और मैं कहना चाहूँगी कि ये बारिशें मेरा इनके साथ दिस इज़ द फोर्थ सॉन्ग दैट वी हैव डन टुगेदर। और मेरे चारों गीत इतने खूबसूरत है कि मुझे हमेशा जो एक मेरे अंदर एक लालसा थी या एक जो अंदर एक मेरी जो इच्छा थी कि मैं उस दौर में क्यों नहीं हुई जैसे जिस दौर में सलिल दा, लता जी को गीत देते थे। तो मुझे जो वो एक मेरे अंदर इच्छा थी कि मैं ऐसे गीत गाऊं जो बहुत ही मेलोडियस हो, अच्छे हो, अनायास हो, और जिनमें ये जो रिप्राइज और रीमेक करके जो आवाज़ बदल के लोग गा रहे हैं आजकल, वो मुझे ना करना पड़े। मैं अपनी जो भी मेरी आवाज़ है मैं उसको उसी तरह से उसको तो जो भी आपकी आवाज़ है उसमें आप ये बारिशें की 4 लाइनें सुना दीजिए। ये बारिशें हुई संदली, खुशबू जो तेरी खुली, ये ख्वाहिशें उड़ने लगी, तेरी लगन जो लगी, तेरी लगन जो लगी।
अभिषेक जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो मैंने अंकिता जी से पूछा, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, मेरा इस बारे में जजमेंटल होना शायद ठीक ना हो, पर मुझे ये लगता है कि हर एक इंसान, हर एक आर्टिस्ट किसी चीज़ के लिए बना है। हर एक आर्टिस्ट की अपनी एक वजूद है और वो यहाँ पे क्यों है वो जहन में रखना ज़रूरी है। तो मैं तो शुरू से ही आई हैव बीन अ सिंगर कंपोजर हु ऑलवेज डन ओरिजिनल वर्क इन फिल्म्स। माय फर्स्ट एल्बम इज उदास पानी विद गुलजार साहब, फॉलोड बाय राज चांद और मैं, फॉलोड बाय कब आते हो, and all the films that I've done are in diverse genres. I mean, from pure deep dark romance like साहेब बीवी और गैंगस्टर, और एकदम ही बीहड़ की फिल्में जैसे पान सिंह तोमर, ग्लॉस गैंगस्टर कॉमेडी लाइक वेलकम बैक। तो मेरा तो रुझान शुरू से ही, मैं बना ही हूँ ओरिजिनल म्यूज़िक के लिए। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कवर का जो कॉन्सेप्ट है। हालांकि आज के जो आर्टिस्ट हैं, मुझे लगता है उनको जल्दी जल्दी कुछ व्यूज़ मिल जाए, कुछ लोग उनको देख ले, तो इसलिए किसी एक नामचीन गाने का एक कवर करने के कुछ फ़ायदे होते हैं कि एक शॉर्ट टर्म गेन होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है किसी भी आवाज़ हो या कंपोज़र हो या कोई भी आर्टिस्ट हो, उसको अगर अपनी जगह बनाना है तो इवेंचुअली व्हाई वुड द वर्ल्ड रिमेंबर एन आर्टिस्ट फॉर द वर्क दैट ही हैज़ डन हिमसेल्फ, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, पर वो अपना तो हो, बच्चा अपना तो हो, पराया तो ना हो। तो कवर्स के कुछ शॉर्ट टर्म गेन्स होते हैं, पर उस दिशा पे मैं कभी चला नहीं हूँ, तो इससे ज़्यादा इस बारे में बोलना शायद उचित नहीं है मेरे लिए। और एक बात को मैं हमेशा जहन में रखता हूँ कि इतनी सारी फिल्में मैंने कर ली, लेकिन जो मेरा पहला काम था उदास पानी विद गुलजार साहब, उस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुलजार साहब को जब स्टेट्समैन न्यूज़पेपर ने इंटरव्यू किया था, तो कई बातें उन्होंने बताई मेरे बारे में। उसके बाद उन्होंने एक बात बताई कि आफ्टर लॉन्ग आई हैव मेट अ यंग कंपोजर whose melodies remind me of सलील चौधरी। तो अगर मेरी शुरुआत इस तरह से हुई थी, तो उस शुरुआत को नज़रअंदाज करते हुए मैं ऐसा कोई काम कभी करता नहीं हूँ जो उसको हल्का कर दे। और मेरे लिए आज तक मेरे करियर का सबसे हाई पॉइंट यही रहा है जो इन्होंने मेरे बारे में स्टेट्समैन को तब बोला था 2002 में। इतने साल बीत गए, इतने काम मैंने किए, इतनी फिल्में, इतने गाने, पर इसके बावजूद जो एक आर्टिस्ट के जहन में एक सिंगुलर हाई पॉइंट नज़र आता है, वो आज तक मेरे लिए वही है। तो मैं उसको बरकरार रख के चलना चाहता हूँ। अभिषेक जी, आपको जो एक राष्ट्रपति अवार्ड से भी नवाजा गया, वैसे तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं। राष्ट्रपति नहीं, स्वाभिमान भारत अवार्ड से नवाजा गया, तो उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप ऑडियंस को? जी, इस साल मुझे स्वाभिमान भारत मिला। उसका एक कारण ये है कि शायद प्रेस और मीडिया इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि मैंने बॉलीवुड से जितना भी थोड़ा बहुत कमाया, जो भी मेरी पूंजी थी, वो सारा मैंने एक पहाड़ी में डाला, कॉर्बेट नेशनल पार्क के साथ में। और वो बंजर पहाड़ी थी जिसको मैंने पिछले 12 सालों में जंगल में परिवर्तित किया है। आज के डेट में वो एक घना जंगल है जिसका नाम है सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व। तो सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व मैंने फाउंड किया था 2008 की बात है, और तब से लेकर आज तक मैंने करीब 4500 पेड़ लगाए वहाँ। मैंने वाटर बॉडीज़ बनाए, मैंने जानवरों और पंछियों के लिए अलग अलग किस्म के फलदार पेड़ लगाए। गर्मी के मौसम में जंगली जानवर प्यासे ना रहे, इसलिए उनके लिए बड़े बड़े तालाब बनाए जिसमें हमेशा पानी रहता है। तो ये एक मेरा निजी एक आत्मतृप्ति के लिए मैंने किया। और मैं 14 साल की उम्र से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बाघ गणना में हर साल मेरी नियुक्ति होती है। आई एम अ गवर्नमेंट बोनाफाइड टाइगर एंड लेपर्ड ट्रैकर। तो हमेशा से मैं बाघ गणना में, जो आपके पास संख्या आती है कि इतने बाघ हमारे देश में है, इतने टाइगर्स हैं, हमारे ऐसे लोग जाके फील्ड में उनको गिनते हैं, तभी वो संख्या आपके सामने आती है। और ये शुरू से ही रहा है मेरे अंदर, और सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट, जिसके कारण इस साल मुझे स्वाभिमान भारत मिला। और कई इंटरनेशनल पब्लिकेशंस जैसे कि डिस्कवरी चैनल, TLC, इन सब ने मुझे कवर किया फॉर सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व। और 2013 में एक वाइल्ड टाइग्रेस, कम्प्लीटली वाइल्ड एक बाघिन ने आके मेरी ज़मीन पे अपने बच्चे दे दिए, और वो बच्चे वहाँ पले बड़े। उसके बाद जो है सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व बिकेम वर्ल्ड फेमस। तो मैंने तो सिर्फ बनाया, लेकिन जो ट्रस्ट एक टाइग्रेस ने मेरे ऊपर दिखाया वहाँ आके बच्चे देखे, उसने उस जगह को दुनिया में प्रख्यात कर दिया। शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इट फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। मैंने तो सिर्फ प्रयास किया था, और नेचर ने उसको एक्सेप्ट किया इन फॉर्म ऑफ द टाइग्रेस। सर, लास्टली आप दोनों से जानना चाहूँगा, अगला कोलैबोरेशन क्या होने वाला है आप दोनों का? अगर कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया
इसके तुरंत बाद कुछ गाने मेरे लाइंड अप है विद आर्टिस्ट लाइक प्रतिभा बघेल, श्रेया घोषाल, देयर इज शान, देयर इज सॉन्ग विद सोनू निगम, देयर आर कपल ऑफ सॉन्ग्स लाइंड अप। और अंकिता जी के साथ भी कुछ गाने मेरे प्लान्ड हैं। और इसके पहले वाले गाने भी आप ज़रूर देखें, जैसे कि महकी महकी, जिसको हमने शूट किया लाइमस्टोन क्वारीज में, इन प्योर वाइट लाइमस्टोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ राजस्थान। Then there are beautiful songs like बदली, जो अलग अलग फोर्ट्स में शूट हुए हैं। तो ये सब सिनेमैटिक वीडियोज़ हैं। मुझे सिनेमैटिक वीडियो शूट और डायरेक्ट करना बहुत पसंद है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर महीने एक बड़ा गाना मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। माहौल बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। आने वाले टाइम में शायद फिल्मों में भारतवासियों को इतने ज़्यादा गाने ना मिले, क्योंकि जो नई फिल्में बन रही है इनके लिए मैं कंपोज भी कर रहा हूँ, उसमें बैकग्राउंड स्कोर ज़्यादा है, गाने कम हैं। क्योंकि मुझे लगता है आने वाले दौर में गानों की जो इच्छा है, लोगों को गाने सुनने की जो एपेटाइट है, वो शायद फिल्मों से पूरी ना हो। वो एपेटाइट जो है वो नॉन फिल्म सॉन्ग से, अच्छे ओरिजिनल नॉन फिल्म सॉन्ग से पूरे होंगे। और ये बदलाव तो अमेरिका जैसे देशों में बहुत पहले हो ही चुका है, भारत में ये आज हो रहा है। इट्स गुड टू अंडरस्टैंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो नया मौसम है, इसके साथ अपने आप को ढलना और इसके अनुसार काम करना। फिल्मों में बैकग्राउंड स्कोर, फिल्मों में OST, नॉन फिल्म में अच्छे गाने, मुझे लगता है दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। अंकिता जी आपको बताएंगे। जी, मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ सर की बात से, क्योंकि ओरिजिनल आर्टिस्ट लाइक अस, जो हम लोग कवर्स नहीं कर सकते, रिप्राइज वर्जन्स नहीं गा सकते, तो हम हमेशा एक इंतज़ार में रहते हैं कि एक अच्छा ओरिजिनल कंपोज़र हमें एक अच्छा ओरिजिनल गाना दे, जिसमें हम अपनी आवाज़ में, जो हमारी अपनी आवाज़ है उसमें हम कुछ अच्छा गा सकें, कुछ अच्छा प्रयास कर सकें। तो मैं हमेशा से मेरी इच्छा है कि मैं फिल्मों में गाऊं, लेकिन आफ्टर मीटिंग अभिषेक सर, मुझे ऐसा लगा कि अच्छे गाने हमें नॉन फिल्म से भी मिल सकते हैं, नॉन फिल्म सिंगल्स भी हमें बहुत अच्छे गाने मिल सकते हैं। वहाँ पे हम अपना हुनर दिखा सकते हैं, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। वी कैन सिंग आवर हार्ट आउट। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट वो दौर चल रहा है इस समय, जब हमें अच्छे सिंगल्स गाने के लिए, और अच्छे कंपोजर्स हैं जो बहुत अच्छे सिंगल्स बनाते हैं, सो दैट आर्टिस्ट लाइक अस कैन गेट अ फ्लेवर of singing the playback, doing a playback song and singing in a studio and then singing a nice good song. तो एक तरह से हमारे लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। जी, एक गाना जो शान ने मेरे लिए गाया था, उस गाने को सुन के इन्होंने बोला कि मुझे भी ये गाना गाना है, इसका फीमेल वर्जन आप क्यों नहीं करते? दो लाइनें हो जाएगा। हाँ, तो महकी महकी वो गाना है, उसकी 2 लाइनें आपको गा के सुनाएंगे। महकी महकी ख्वाहिशें हैं जब हमारे तुम हुए, रात सिमटे दिन अधूरे, अब मुकम्मल सब हुए, बारिशों में अब के बार और करीब आ जाओ ना, रुत कोई भी हो मगर बदली बन तुम जाओ ना। थैंक यू सो मच। लास्टली आप लोगों से जानना चाहूँगा कि रियलिटी शोज के सिंगर के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? जो मतलब इतनी सारी पॉपुलैरिटी उनको एक रियलिटी शो से मिल जाती है, उसके बाद क्या सोचते हैं कि मतलब एक तरह से गायब हो जाते हैं? जैसे बहुत सारे विनर्स हुए, लेकिन उनको मतलब कोई याद नहीं रखता, इसलिए काम भी नहीं मिल पाते, तो उस बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? जैसे अभी पवनदीप जीते हैं इंडियन आइडल को। जी, मैं सबसे पहले तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। इज़ अ वेरी वेरी गुड सिंगर, वेरी टैलेंटेड सिंगर। और ये जो बच्चे अपना सब कुछ छोड़ के एक रियलिटी शो को जीतने के पीछे लग जाते हैं, एक तरह से ये अपनी ज़िंदगी न्योछावर कर देते हैं म्यूज़िक के लिए, संगीत के लिए। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू रीच द नेशनल ऑडियंस इमीडिएटली। तो एक उसका पॉजिटिव साइड ज़रूर है, और नेगेटिव साइड ये है कि उसके बाद क्या, और उसके बाद जो आप कहते हैं ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो ये बात जो है ये एक घोर सच्चाई है। तो इसको मिटिगेट करने के लिए मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट को पूरी तरह से सिर्फ रियलिटी शो पे ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, और भी अपने जो तरीके हैं म्यूज़िक से कमाने का और म्यूज़िक से अपने आप को द बिगेस्ट चैलेंज इज़ टू अर्न आउट ऑफ म्यूज़िक एंड मेक अ लिविंग आउट ऑफ म्यूज़िक, एंड दैट इज़ समथिंग दे शुड कीप इन माइंड। और
कहीं रियलिटी शोज़ में जाने के कारण आपका बचपना जो है, आपका जो बचपन है, बचपन के खूबसूरत दिन है, वो ना खो जाए, इस पे भी थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। बाकी ये एक बदलाव है जिसमें एक नया दौर है जिसमें लोगों को इसके अलावा कोई चारा नहीं है। छोटे शहरों से आप हैं, आप गाते हैं अच्छा, लेकिन आपके पास और कोई ज़रिया नहीं है, तो ये एकमात्र ज़रिया बन के रह गया है टू रीच आउट इमीडिएटली। सो वी हैव टू यूज़ इट जुडिशियसली। इट हैज़ अ प्लस एंड अ माइनस बोथ। क्या आप कहेंगे? जी, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू रीच टू द नेशनल ऑडियंस। और मुझे याद है कि मैंने लखनऊ में जब सारेगामापा का ऑडिशन दिया था, एंड आई गॉट सेलेक्टेड फॉर इट फॉर द स्टूडियो राउंड्स। और मुझे याद है कि उस समय शान लखनऊ आए हुए थे, एंड इट वाज अ ग्रेट फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिली थी। और मैंने उनकी फिल्म दिल चाहता है तब रिलीज़ हुई थी, और मैंने दिल चाहता के बहुत सारे गाने स्टेज पे गाए थे, एंड शान वाज आल्सो विद मी, और हमने काफ़ी इंजॉय किया था। शान और आज आपने वो गाना गाया जो शान ने भी गाया है। हाँ, मेरे लिए। तो बिकॉज ऑफ सम फैमिली सर्कमस्टेंसेस मैं जा तो नहीं पाई सारेगामापा में। आई कुडंट गो फॉर द स्टूडियो राउंड्स इन मुंबई। बट मैं सच में ये कहना चाहती हूँ कि उसमें बहुत मेहनत लगती है, उस राउंड तक स्टूडियो तक पहुँचने में बहुत बहुत मेहनत लगती है। बहुत सारी फैक्टर्स उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। इट्स नॉट जस्ट योर टैलेंट, बट लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो प्ले अ गुड रोल कि आप एक नेशनल टेलीविज़न पर आए। तो जैसा कि सर ने कहा कि उसमें वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सब कुछ अपना, उसमें मैंने भी अपना सब कुछ लगा दिया था। बट जैसा कि है कि मैं आई एम फ्रॉम लखनऊ, तो घर का एटमॉस्फेयर ऐसा था कि पढ़ाई करनी है, यू हैव टू बी एकेडमिकली गुड। तो हम सारे भी, हम पढ़ने में भी लगे हुए थे और साथ साथ म्यूज़िक भी चल रहा था। बट आई एम श्योर कि जो पवनदीप एंड ऑल द अरुणिता, ऑल दोज गाइज हु हैव बीन हियर, वो अपना सब कुछ लगा देते हैं, अपना सारा कुछ, अपना स्टडीज़ एंड एवरीथिंग दे पुट इन, एंड उनका फोकस ही पूरा म्यूज़िक हो जाता है। तो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता खोज लेता है। और ये एक बहुत खूबसूरत बात मुझे सर ने भी बोली थी कि अगर तुम्हारे पास अच्छी आवाज़ है तो आवाज़ अपना रास्ता खुद बना लेगी। थोड़ी सी तुम मेहनत कर लो, आवाज़ अपना रास्ता खुद ढूंढेगी, वो अपने मुकाम पर पहुँचेगी किसी तरह। तो मुझे लगता है मैं गा रही थी, आर.डी. बर्मन जी, मैं उनको बड़े मामा बोलती हूँ, उन्होंने मुझे कहीं सुना और उन्होंने मुझे इनके तक पहुंचा दिया। तो मेरी आवाज़ इन तक पहुंच गई और आज आई एम प्रिविलेज टू sing these 4 songs with him, with an original composer in Mumbai। तो मैं अपने को बहुत ही खुशनसीब, लकी समझती हूँ कि मेरी आवाज़ यहाँ तक पहुँची। अगर उस समय मेरी आवाज़ तैयार नहीं होती तो शायद मुझे ये गाने नहीं मिलते। तो ऑब्वियसली मेहनत पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, और मुझे लगता है एक अच्छी आवाज़ अगर आप कोशिश करते रहिए तो कहीं ना कहीं से वो रास्ता ढूंढ के एक सही इंसान तक या एक सही जगह पर पहुँच ही जाती है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।